Hello everybody, in this lecture we will learn about the heredity and evolution। देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या है और इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इसको हम देखेंगे और मेंडल की थ्योरी को हम इस चैप्टर में समझेंगे बस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कोई भी ट्रेड की मैं बात कर लूँ उन अपने पेरेंट्स से और उनके बच्चों में ट्रेड्स का। अब ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी गुण हो गया। अब कौन कौन से ट्रेड्स हो सकते हैं, जैसे हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया, शेप ऑफ ईयर हो गया, शेप ऑफ नोज हो गया, शेप ऑफ चिन हो गया, इनका ट्रांसमिशन होना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे आपके मम्मी पापा से आपकी फेस की जो चिन की शेप, नोज की शेप, ईयर की शेप मिलती होगी, तो इसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। तो किसी भी पेरेंट्स का उसकी अगली जनरेशन में शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ चिन, शेप ऑफ ईयर, कलर ऑफ द हेयर, ये सब कुछ ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। अब अगर एग्जैक्टली सेम ही जनरेशन पैदा होने लग जाए तो फिर नए करेक्टरिस्टिक्स आना बंद हो जाएंगे। तो क्या होता है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब पैदा होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब पैदा होती है, तो जो न्यू जनरेशन बनती है उनके अंदर कुछ ना कुछ इवॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। कोई एक ऐसा नया ट्रेड, एक ऐसा नया गुण आ जाता है जो उनके मम्मी पापा में नहीं था। तो इस करेक्टरिस्टिक को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवॉल्व होना। जैसे पहले हम क्या थे, बोला जाता है कि हम बंदरों से बने हुए हैं। तो इंसान जो है वो बंदरों से बना था। तो जो आपके एप्स जो होते हैं वो क्या हुए, इवॉल्व हुए टाइम के साथ। कितने साल लगे, हजारों साल लग गए। हम धीरे 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 धीरे, हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज है आज, तो इस प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब बंदरों के बच्चे हुए होंगे तो उनके अंदर क्या आया होगा, एक हेरिडिटी तो ट्रांसफ़र हुई होगी, लेकिन एक इवोल्यूशन हुआ होगा। तो वो इवोल्यूशन कैलकुलेट होता गया होता गया होता गया होता गया, और फिर हम धीरे 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 चेंज होते गए, और एक इवोल्यूशन की वजह से ही एक स्पीसीज से कोई दूसरी स्पीसीज निकलती है। तो बात समझ में आ गई। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने से पहले, कि हेरिडिटी का मतलब होता है कि करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना, और इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ट्रेड्स जो कि आपके नए जुड़ जाते हैं नए आगे वाले जनरेशन में। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएशंस और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस का। देखिए, वेरिएशन का मतलब होता है बेसिकली, वेरिएशन मतलब कि कौन सी चीज़ आने वाले जनरेशन में नई जुड़ी है, उस नई जुड़ने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वैरायटी या वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमोंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड द वेरिएशन। ठीक है, कि कोई भी नई चीज़ ऐसी आई हो जो कि पहले नहीं थी लेकिन अभी आ गई। जैसे पहले आदमी के पूंछ हुआ करती थी, लेकिन जब आदमी के अंदर इवोल्यूशन आया तो पूंछ गायब हो गई, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो अगर वेरिएशन क्या होता है, जुड़ता जाता है, तो क्या होता है, उसका जुड़ते जाने को बोलते हैं एक्यूमुलेट हो जाना, जुड़ जाना। जब एक्यूमुलेट हो जाता है वेरिएशन, तो वो क्या बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर होगी बात। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिराफ के एग्जाम्पल से समझते हैं वेरिएशन और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को। जब जहाँ पे जिराफ रहते थे वहाँ पे नीचे घास हुआ करती थी, लेकिन आगे क्या हुआ कि घास खत्म हो गई, तो ऊपर पेड़ से खाना पड़ा, तो उनको अपनी नेक को क्या करना पड़ा, स्ट्रेच करना पड़ा। तो इतना स्ट्रेच होती गई कि आज जो जिराफ मिलता है आपको, वो वेरिएशन जो आया उसका एक्यूमुलेशन फॉर्म में मिलता है। मतलब उनकी सबकी गर्दन क्या है, लंबी मिलेगी। तो वेरिएशन का मतलब होता है बेसिकली इवोल्यूशन। और अगर इवोल्यूशन क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसको बोल देंगे हम एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन बोल दो या एक्यूमुलेशन ऑफ द इवोल्यूशन बोल दो। उसकी वजह से क्या रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है कि आने वाली जो जनरेशन होगी वो एक नए डिफरेंट करेक्टरिस्टिक के साथ मिलेगी आपको। तो एक्यूमुलेट होकर एक नई स्पीसीज भी तैयार हो जाती है। तो आपको ये बात समझनी है। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे आगे चलने से पहले प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं मेंडल्स की थ्योरी। तो मेंडल क्या थे, मेंडल एक तरीके से आप बोल सकते हो कि चर्च के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं उनको फादर बोलते हैं ना, तो वो थे। तो वहाँ पे वो काम करते थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक गार्डन था। गार्डन के अंदर क्या होता था, गार्डन के अंदर होता था एक मटर के पौधों का, मतलब पी प्लांट्स का क्या था, छोटा सा गार्डन था। उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर कुछ थ्योरीज दी। उन्होंने देखा रिजल्ट और रिजल्ट्स को पेपर पे लिख दिया। उन थ्योरीज को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेंडल की थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है। 2-3 टर्म्स है। तो पहली जो टर्म होती है वो होती है क्रोमोसोम। देखिए, क्रोमोसोम क्या होता है,
आपकी कोई भी सेल, बॉडी की कोई भी सेल आप निकालोगे और सेल को काटोगे तो उसके बीच में न्यूक्लियस निकलेगा और न्यूक्लियस के बीच में आपके क्रोमोसोम रखे हुए मिलेंगे। क्रोमोसोम का बेसिकली काम क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। हर एक सेल के, हर बॉडी के सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं हम, 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर कितना, अगर कोई पेयर पूछे तो 23 हर एक सेल के अंदर। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 आपके हर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है, क्लियर, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब इस क्रोमोसोम को अगर मैं जूम करूं तो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है डीएनए। डीएनए एक ऐसा स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में इस तरीके से आपको कोडिंग देखने को मिलेगी। दिस इज कॉल्ड द डीएनए, दिस इज कॉल्ड द डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका काम होता है कि जो छोटे छोटे ये आपको बॉन्ड दिख रहे हैं इनको इकट्ठा करके अपने पास रखना। और ये जो छोटे छोटे बॉन्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जीन्स। तो आप बोल सकते हो जीन क्या करते हैं, जीन ही होता है जो डिसाइड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा होगा, आपकी बॉडी का कलर कैसा होगा, आपके हेयर का कलर, आपके आइरिस का, आंखों का कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी लंबी जाएगी, कितने छोटे रहोगे, सब कुछ उस जीन के ऊपर, उस डीएनए की पर्टिकुलर कोडिंग होती है छोटे पार्ट में। वो कोडिंग डिसाइड करती है कैसा दिखाई देता है जीन। अगर मैं डीएनए को छोटा सा पार्ट निकालूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो डीएनए का एक लिटिल बिट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड द जीन। तो जीन्स का काम क्या होता है, जीन एक कितने जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक जीन आपके बॉडी की हाइट के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस समझना है आपको कि जो न्यूक्लियस होता है जो कि आपके सेल के अंदर होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर नंबर, मतलब कितने क्रोमोसोम, मैंने बताया 23 पेयर में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम हर सेल के अंदर। और क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए, और डीएनए के छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं जीन। तो याद रखना है ये सीक्वेंस कि सेल के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है आपका जीन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, ये टर्म्स आपको याद रखनी थी। अब जो दूसरी टर्म जो याद रखनी है मेंडल की थ्योरी को पढ़ने से पहले, वो रखनी है डोमिनेंट ट्रेट। तो ट्रेट का मतलब मैंने आपको समझाया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है डोमिनेंट ट्रेट और एक होती है आपकी रिसेसिव ट्रेट। तो मैं आपको समझाता हूँ कि डोमिनेंट और रिसेसिव शब्द का मतलब क्या है। देखो फादर जो हैं उनकी आंखों का कलर अगर ब्राउन है और मम्मी की आंखों का कलर क्या है, अगर ब्लू है, और उनसे जो बच्चा होता है उनकी आंखों का कलर कैसा होता है, अगर ब्राउन कलर का बच्चे की आंख होती हैं, तो इस केस में आप मुझे बताओ कि किसका गुण, किसकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल फादर की दिखाई दे रही है। तो इस केस में जो डोमिनेट कर रहा होगा ना, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके गुण बच्चे में दिखाई दे रहे होंगे, वो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट का होगा, वो डोमिनेट कर रहा होगा। और यहाँ पे जो नहीं कर रहा होगा डोमिनेट, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में नहीं दिखाई दे रहे होंगे, उसको किस शब्द से जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पे मोम जो होगी वो रिसेसिव होगी, और डोमिनेंट जिसके कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में दिखाई दे, मतलब अगली जनरेशन में दिखाई दे, तो उनको बोलते हैं डोमिनेंट, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपीयरेंस में और उसकी फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई दे, मम्मी के या डैडी के। अगर यहाँ पे मम्मी के दिखाई देते तो मोम क्या होती है, यहाँ पे डोमिनेंट होती। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डैड ही हमेशा डोमिनेंट होगा, मोम भी डोमिनेंट हो सकती है, और पापा जो है वो रिसेसिव हो सकते हैं, और पापा डोमिनेट हैं यहाँ पे और मॉम यहाँ पे रिसेसिव, मैंने आपको समझाया हुआ है। तो समझ में ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमिनेट। डोमिनेट मतलब डोमिनेंट ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती हैं, ऐसे गुण जो बच्चे में दिखाई देते हैं, और रिसेसिव जो दब जाती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर हो गया, दोनों शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे फिनोटाइप्स का। देखो फिनोटाइप बेसिकली आप बोल सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो होते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं कि वो लंबा है, कि सुकड़ा है, कि मोटा है, कि पतला है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको हम आंखों से देखते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, उनको बोलते हैं हम फिनोटाइप, कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई देता है। तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स के दिखने वाली चीज़ों को हम फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं।
क्लियर। और जो दूसरी टाइप होती है वो उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब कि वो किस तरीके से के गैमेट से मिलके बना हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली हुई है, यहाँ पे आपका कैपिटल बी और कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी है, यहाँ पे दोनों स्मॉल बी हैं। तो जो ये कैपिटल बी और बी मैंने जो रिप्रेजेंट किया है इनको बोलते हैं जीनोटाइप्स। और जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्लू का दिखाई दे रहा है और ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आप फिनोटाइप। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फिनोटाइप मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आंखों से दिखाई देता है, जीनोटाइप मतलब जीन की बात हो रही है कि किस तरीके के गैमेट से मिलके ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। क्लियर होती है बात? आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए F2, F1, F3, F4 जनरेशन होती क्या है। हमने एक पेरेंट्स लिया, पेरेंट्स के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे पेरेंट्स के एक एक गैमेट्स मिलके बेबी को प्रोड्यूस करेंगे। तो पेरेंट्स की जनरेशन से जो बेबी प्रोड्यूस हुआ उसको पहली जनरेशन बोलेंगे, और पहली जनरेशन से जो आगे जनरेशन पैदा होगी उसको हम F2 जनरेशन, अगर F2 से अगर हम आगे जनरेशन पैदा करेंगे उसको हम F3। तो बस ये बात आपको याद रखनी है कि F1, F2। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं F1, F2? क्योंकि अब जब मेंडल की थ्योरी पढ़ोगे तो ये सारी टर्म्स यूज करूंगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से इनहेरिट ट्रेट्स के रूल्स मेंडल ने देखे। मेंडल एक, आप बोल सकते हो चर्च के अंदर क्या थे, एक फादर का काम करते थे, वहाँ पे पूजा पाठ करते थे। तो वहाँ पे मटर के पौधे जिनको हम पी प्लांट्स बोलते हैं, उन्होंने वहाँ पे पी प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन आता है कि पी प्लांट्स ही क्यों चुने, और भी प्लांट्स चुन सकता था। पी प्लांट्स, अगर मैं आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने बैठूंगा तो मुझे 100 साल तक एक आदमी के अगली जनरेशन को देखने के लिए 100-200 साल लग जाएंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो पी प्लांट्स क्या होते हैं, 3-4 महीने में अगला पी प्लांट उग जाता है और उसमें बीज आ जाते हैं। तो पूरा रिजल्ट देखना हमारे लिए कम टाइम में आसानी से हो रहा था, इसलिए इन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट को कराया। नहीं तो ये किसी भी एनिमल के ऊपर कराते तो इनको बहुत लंबा टाइम लगता, क्योंकि पी प्लांट्स भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। अब क्या किया इन्होंने, पी प्लांट्स डिफरेंट टाइप के थे। तो हम यहाँ पे पहला इनहेरिटेंस देखेंगे, जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके रिजल्ट्स क्या आए वो देखेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके ही पहले क्या करवाया इन्होंने, क्रॉस करवाया। दो अलग अलग तरीके के पी प्लांट लिए, एक प्लांट लिया, देखो जो आपके जॉर्ज मेंडल जो थे वो ऐसे दिखते थे, और इन्होंने यहाँ पे पी प्लांट्स लिए और एक ही कैरेक्टरिस्टिक को, मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बीच में क्रॉस करवा देना। और वो जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक को बेस बनाया, वो जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी हाइट। तो हाइट को बेस मान के इन्होंने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना स्टार्ट किया। तो एक प्लांट लिया, एक पी प्लांट लिया जो कि कैसा था, टॉल था, और एक पी प्लांट लिया जो कि कैसा था, डॉफ था। एक लंबा पी प्लांट था, एक छोटा पी प्लांट था। जो टॉल था उसकी जो पेरेंटल जनरेशन थी, ये तो क्या हो गए दिखने में टॉल, और अगर उसकी मैं जीनोटाइप्स की, उसकी गैमेट्स की बात करूंगा तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया उन्होंने। अब आप बोलोगे ये किसने रिप्रेजेंट किया, जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ उसको उन्होंने एक पेपर पे लिखा, उस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जो टॉल था उसके लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी यूज किया, क्यों किया वो अभी मैं बताने वाला हूँ। और डॉफ के लिए यहाँ पे स्मॉल टी ऐसा इसलिए किया कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक उनको दिखा, जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज़ें होती है उनको उन्होंने कैपिटल टी से या कैपिटल लेटर से शो किया। जितनी भी रिसेसिव वाली थी, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दब गई थी, उनको उन्होंने स्मॉल लेटर से शो करना चाहा। तो उसके बाद में ये तो हो गया पेरेंटल जनरेशन, ये क्या हो गई पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन से बेबी प्रोड्यूस करवाना है तो क्या करेंगे, उन पेरेंटल जनरेशन के कौन कौन से गैमेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे टॉल का कैपिटल टी हो सकता है और एक और कैपिटल टी हो सकता है, डॉफ का स्मॉल टी और स्मॉल टी हो सकता है। अब ये जो आया वो क्या आया, गैमेट्स आए, मैक्सिमम पॉसिबल गैमेट्स आपके पास में आ गए, 2 कैपिटल टी और 2 ही आपके स्मॉल टी। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों कितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ में मिलके कितने मैक्सिमम आपके F1 जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका जो कैपिटल टी है वो इस स्मॉल टी से मिल जाए और आपको रिजल्ट दे दे कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि जो दूसरा वाला कैपिटल टी है वो इस स्मॉल टी से मिल जाए और रिजल्ट दे दे आपको यहाँ पे टी और टी, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी प्रोबेबिलिटी में आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद में भी क्या रिजल्ट मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो F1 जनरेशन जो आपकी आई, जो F1 जनरेशन आई उसके अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उनके अंदर
क्या होगा जीनोटाइप? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इन्हीं तरीके से आपका प्लांट बन सकता है बस। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि जो ये प्लांट होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा मतलब डॉफ होगा, या फिर टॉल होगा, लंबा होगा? तो क्योंकि एक जीनो, इसका जो एक जीन है वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, एक स्मॉल टी से। तो मैंने बताया था जो टॉल वाला होता है, जो डोमिनेट करता है, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। तो फर्स्ट जनरेशन मोनोहाइब्रिड में सारे के सारे कैसे आ गए? टॉल। तो फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसे थे? तो सारे के सारे टॉल थे। क्लियर हो गई बात? और अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो सबके जो गैमेट्स थे वो कौन कौन से प्रेजेंट थे? एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। F1 जनरेशन तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब हम F2 जनरेशन पैदा करेंगे, मतलब जो पेरेंट से फर्स्ट जनरेशन आई, इस फर्स्ट जनरेशन की हेल्प से हम दूसरी जनरेशन, तो हमने फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट आया? ये और ये और ये, है ना? इनमें से कोई भी दो चुन लो, कोई भी दो चुन लो। तो मैंने ये ले लिया और मैंने इनमें से कोई भी दो चुन लो, तो एक पेरेंट से ये ले लिया, एक पेरेंट से, कोई भी दो चुन लो, सारे सेम ही है। अब हम दूसरी जनरेशन को देखेंगे, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया। तो इसके गैमेट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके गैमेट्स हो सकते हैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद में जो पहली प्रोबेबिलिटी बन सकती है दूसरी जनरेशन बनाने के लिए, तो वो क्या हो सकती है? कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है दोनों स्मॉल टी आ जाए। तीसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक कैपिटल एक स्मॉल आ जाए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपकी कैपिटल टी और स्मॉल टी की हो सकती है। क्लियर हो गई बात? एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा अलग आया है। ये क्या है? आपका सेकंड जनरेशन है, मोनोहाइब्रिड का ही दूसरी जनरेशन आपने देखी। आपको दूसरी जनरेशन में रिजल्ट जो मिले वो देखो क्या मिले, ध्यान से। फिनोटाइप जो मिले ना फिजिकली, देखो ये कैसा होगा? टॉल होगा। ये कैसा होगा? टॉल होगा। ये कैसा होगा? टॉल होगा। लेकिन 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 ये वाला जो प्लांट आएगा ना वो कैसा होगा? दिस प्लांट विल बी डॉफ। क्यों? दोनों के दोनों जो इनके गैमेट्स है वो स्मॉल स्मॉल है, और स्मॉल को किससे रिप्रेजेंट किया था? डॉफ वाले से। तो जो फिनोटाइप का जो रेशो मिलेगा वो किस तरीके के रेशो मिलेगा? टॉल रेशो डॉफ 3:1 के रेशो में आपको प्रेजेंट मिलेगा। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। और जीनोटाइप का रेशो किस तरीके से मिलेगा आपको? जो जीनोटाइप का रेशो होगा वो होगा आपका कैपिटल टी कैपिटल टी। कितने हैं कैपिटल टी बताओ? तो यहाँ पे कैपिटल टी है आपका 1, स्मॉल टी कितने हैं? 1, और बाकी के कैपिटल और स्मॉल दोनों मिला के कितने हैं? तो यहाँ पे हैं 2। तो 1:2 के रेशो में आपको जीनोटाइपिक रेशो मिलेगा। तो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, आई होप। तो आप बोलोगे कि F3 जनरेशन क्यों नहीं बनाई, F2 पे क्यों रुक गए? तो F2 तक जनरेशन तक हम देखते हैं रिजल्ट। आप F3 का भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप यहाँ पे ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो। आपके सिलेबस में नहीं है तो F3 आपको निकालना ही नहीं है। तो समझ में आ गई होगी बात कि F2 जनरेशन कैसे निकल के आई। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड का। लेकिन मोनोहाइब्रिड का ये जो है ना, ये जाला सा जो बना हुआ है, ये वेब सा जो बन गया, इस वेब को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्यूनिट। क्या नाम था? प्यूनिट। जो ये मेंडल ने जो जाला बनाया प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, इस जाले को, इस वेब को दूर करने के लिए एक प्यूनिट साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक तरीका दिया, उसको बोला प्यूनिट स्क्वायर। ये सेम तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में है। कैसे? इसमें एक स्क्वायर बनाते हैं और जो भी आपके गैमेट्स हैं, मैक्सिमम पॉसिबल गैमेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्क्वायर को। कितने पार्ट्स में कट करके? जितने भी आपके गैमेट्स हैं, मान लो यहाँ पे 2 गैमेट्स हैं तो उस स्क्वायर के एक साइड को 2 पार्ट में कट कर दिया। 3 होते तो 3 में कट कर देते। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जितने भी आपके गैमेट्स आए उनको एक बार हॉरिजॉन्टली लिख दिया और एक बार वर्टिकली लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, ये थे आपके प्यूनिट। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी? तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से कैपिटल टी। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? दोनों इस स्क्वायर के इस बॉक्स में लिख सकते हैं कैपिटल टी। यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ से आएगा कैपिटल टी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी।
और या इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, इस बॉक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे एक कैपिटल टी। क्यों? आपका जो वर्टिकल होगा वो कैपिटल टी और जो हॉरिजॉन्टल जाएगा वो स्मॉल टी। सिमिलरली यहाँ पे लिखा जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखिए क्या रिजल्ट सेम नहीं आ रहे जो हमें मेंडल में मिले थे। तो इन्होंने एक इजी वे निकाल दिया जिसको नाम दिया प्यूनेट स्क्वायर। ये भी तरीका बिल्कुल सही है, पिछला वाला तरीका भी बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे वाले तरीके में कन्फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो डाई हाइब्रिड का बेसिकली मतलब क्या होता है? डाई हाइब्रिड का मतलब होता है कि पहले हमने सिर्फ लंबा और छोटा मतलब सिर्फ हाइट को ही कंसिडर किया था। अब यहाँ पे डाई मतलब दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे, मतलब एक लेंगे उसकी शेप, एक लेंगे उसका कलर, दो कैरेक्टरिस्टिक को लेके फिर हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा के रिजल्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सीड होता है, मटर के जो बीज होते हैं, उसका शेप भी लिया और उसके कलर को भी लिया। तो पहला लिया राउंड शेप का और येलो कलर का। कैसा? राउंड शेप का जो दाना होना चाहिए और येलो कलर का दाना होना चाहिए आपके मटर का। दूसरा जो लिया वो उसका जो शेप था वो रिंकल्ड था और कलर जो था उसका वो ग्रीन था। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया? कैपिटल आर से तो किया राउंड वाले को, राउंड वाले शेप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं उनको कैपिटल आर से किया, और येलो वाले को कैपिटल वाई से किया। अब आप बोलोगे कि कैसे किया, उनको पता, ये जो लिखा हुआ है, जो ये थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखी हुई थ्योरी है। तो जो राउंड था उसको कैपिटल से लिखने का मतलब है कि ये जो राउंड है वो डोमिनेंट ट्रेट है, जो येलो कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट इसमें शो कर रहा था। उसके बाद में यहाँ पे रिंकल्स को यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद में यहाँ पे कौन कौन से आपके ट्रेट्स या गैमेट्स आ सकते हैं, ये दोनों आपके गैमेट्स होंगे। यहाँ पे एक आर और कैपिटल वाई और आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसके बाद जो पहली जनरेशन होगी F1 जनरेशन, वो हमने किससे निकालेंगे? हम इजी वे से निकालेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूनेट स्क्वायर। इसमें आपके मैक्सिमम पॉसिबल जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसको लिखा, पहले गैमेट को लिखा यहाँ पे, दूसरे को लिखा यहाँ पे, और दूसरे जो रिंकल्ड और ग्रीन वाले आपके गैमेट्स थे उनको आपने कैसे लिखा? वर्टिकली लिखा। अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। पहले बॉक्स में क्या रिजल्ट आएगा? पहले बॉक्स में रिजल्ट आएगा इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल। तो दिस विल बी योर फर्स्ट रिजल्ट, दिस विल बी योर सेकंड रिजल्ट, दिस विल बी योर थर्ड रिजल्ट एंड दिस विल बी योर फोर्थ रिजल्ट। तो ये आपके प्यूनेट के रिजल्ट्स आएंगे। तो इसकी F1 जनरेशन की अगर कोई फिनोटाइप पूछे तो फिनोटाइप क्या होने वाली है? राउंड और येलो। देखो सारे के सारे, क्योंकि कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? राउंड को, और कैपिटल वाई जो कि आपका क्या था? डोमिनेंट था। तो इस वाले बॉक्स में भी सारे कैसे होंगे? राउंड येलो, इसमें भी राउंड येलो, इसमें भी राउंड येलो और इसमें भी राउंड येलो। तो जो जितने भी फर्स्ट जनरेशन में जो डाई हाइब्रिड के अंदर जो आपके पी प्लांट्स से पी निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? राउंड भी और येलो भी। नेक्स्ट यहाँ पे अब F2 जनरेशन को पैदा करने के लिए F1 जनरेशन से आप कोई भी दो प्लांट निकाल लो, और दो प्लांट कुछ इस तरीके के गैमेट्स के साथ निकलेंगे, क्योंकि सबके रिजल्ट्स क्या आए थे? आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब क्या किया जाएगा? अब हम इनको देखें तो कितने गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इस वाले पेयर में से? तो आपको पता है 4 तरीके के यहाँ पे जोड़े बन सकते हैं। एक गैमेट 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक कैपिटल आर और वाई के साथ, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस तरीके से। सिमिलरली जो दूसरा पेयर लिया उसमें भी आपको, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर क्या चाहिए? दो तो कम से कम आपको क्या चाहिए? पेरेंट्स दो तो होने ही चाहिए ना। तो इसके भी जो आपके रिजल्टेंट वैल्यू आएंगी, जो गैमेट्स आएंगे, वो आपके ये आने वाले हैं। अब इन गैमेट्स को फ्यूज़ करा के ही हम दूसरी जनरेशन पैदा करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से F2 जनरेशन, उसके लिए हमने प्यूनेट स्क्वायर बनाया। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू 1 2 3 4, तो इस वाले को मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल और इस वाले को वर्टिकल। अब आप बोलोगे क्यों? मैं तो पहले वाले को वर्टिकल लिखूंगा, दूसरे वाले को हॉरिजॉन्टल में लिखूंगा। ये जो चीज़ें हैं इनको मैं हॉरिजॉन्टल में लिखूंगा, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इन सबको आप हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हो, इन सबको आप हॉरिजॉन्टल बॉक्स में लिख सकते हो। आप चाहो तो इनको हॉरिजॉन्टल में और लिख सकते हो और इस वाले को वर्टिकल में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। लेकिन सबको एक साथ ही लिखना। अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हो तो इसको भी उसके पास में हॉरिजॉन्टल, इसको भी हॉरिजॉन्टल, इसको भी हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से जमाना स्टार्ट किया। जितने भी आपके गैमेट्स थे F1 जनरेशन के जितने भी गैमेट्स थे उनको
जमाया, और किसके लिए, F2 जनरेशन निकालने के लिए। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में आएगा आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इस बॉक्स में आएगा कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल वाई आपका प्रेजेंट है। इस तरीके से पूरा का पूरा बॉक्स आप भर दोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे बॉक्स में इतने सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, मिलके देखने को। दिस इज कॉल्ड द प्यूनेट स्क्वायर मेथड, इजीएस्ट मेथड और बेस्ट मेथड। जो रिजल्ट आया उसमें आप देखोगे, टैली करोगे तो राउंड और येलो आपको 9 मिलेंगे। कितने, 9। और जो आपके राउंड और ग्रीन है वो 3 मिलेंगे, और रिंकल्ड और येलो है वो भी 3 मिलेंगे, और रिंकल्ड एंड ग्रीन है वो 1 मिलेगा। ओनली एक ऐसा मिलेगा जो रिंकल्ड और ग्रीन कलर का बीज होगा जिसका, तो वो ये रहा, देखो ध्यान से लास्ट कॉर्नर पे। तो ये आपको ध्यान से समझना है, किसके लिए, सेकंड जनरेशन के लिए ये रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं यहाँ रेशियो की बात करूँ, फिनोटाइप रेशियो का मतलब है दिखने में कैसे हैं, तो देखो 9:3:3:1। तो 9 होंगे राउंड येलो, 3 होंगे राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन येलो 3 होंगे, रिंकल्ड ग्रीन 1 होगा। तो ये आपके फिनोटाइपिक रेशियो होंगे। अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है कि आर आर वाई वाई कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो ये आपके आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने प्रेजेंट हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो बहुत कम पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं मम्मी पापा से बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे इनहेरिटेट होते हैं। तो कितने तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होता है। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। क्लियर। तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो, उसमें जो ए और बी नाम का जो ब्लड ग्रुप होता है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब वो ओ को दबा देता है। मतलब कैसे, समझाओ। अगर पेरेंट्स में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का क्या है, ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप 100% क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए ने ओ को दबा दिया। क्लियर। अगर किसी का बी है, एक का ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी और ए दोनों को दबा देते हैं। एक का ए है, एक का बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। क्लियर। अगर दोनों का ही ओ है तो क्या होगा, तो यहाँ पे कि ना तो ए है ना बी है, तो यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ ही होगा। समझ में आ गई होगी बात, किस तरीके से इनहेरिटेट होते हैं ब्लड ग्रुप्स। अब बात कर लेते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन की। क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल है कि फीमेल है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस पर्सन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमारे सेल के अंदर, हमारा जो नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर मैंने बताया था कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर। मतलब पेयर को अगर आंसर में निकालोगे तो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं स्पर्म की बात करूँ ना, जिससे बेबी प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम की बात करूँ तो उसके अंदर टोटल नंबर में ही 23 होते हैं क्रोमोसोम। याद रखना, ये बॉडी की ऐसी सेल होती है जिसमें क्रोमोसोम सिर्फ 23 ही होते हैं, पेयर में नहीं, सिर्फ टोटली 23। और जो ओवम होता है, जो फीमेल का ओवम होता है, उसके अंदर भी 23 ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात। दोनों मिलते हैं 23, फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो बेबी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म आता है उसका जो 23rd नंबर का जो वो होता है क्रोमोसोम, जो होता है 23rd नंबर का क्रोमोसोम, वो एक्स और वाई की फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो फीमेल के अंदर जो 23rd नंबर का होता है वो एक्स और एक्स की फॉर्म में। अगर लड़के का जो क्रोमोसोम है 23rd नंबर का वाई फ्यूज हो जाता है फीमेल के ओवम के साथ, तो होता है क्या, मेल होता है। वाई अगर हो गया तो होगा मेल। अगर यहाँ पे 23rd नंबर का एक्स फ्यूज हो गया ओवम के साथ में तो होगी फीमेल। क्लियर होगी बात। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा लड़की। कैसे डिसाइड होता है भाई, एक्स फ्यूज हुआ है कि वाई फ्यूज, ये कोई पर्टिकुलर कोई नहीं बता सकता। इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नेचर ने बनाया हुआ है। हो सकता है आपका वाई हो सकता है आपका एक्स हो। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्पर्म के ऊपर कि वो जब फ्यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर जो 23rd नंबर का है वो एक्स प्रेजेंट है कि वाई प्रेजेंट है। अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। क्लियर। बस फिर वो फोटोकॉपी होते हुए मल्टीप्लाई होते हुए बेबी को प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर वाई चला गया
तो लड़का पैदा हो जाएगा। एक्स चला गया, बॉय के अंदर का जो स्पर्म है उसके अंदर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज कर गया ओवम के साथ, तो लड़की पैदा हो जाएगी। दैट्स इट, क्लियर। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे ट्रेड्स जो दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक ट्रेड होता है, एक गुण होता है एक्वायर्ड, एक होता है इनहेरिटेड। देखो एक्वायर्ड का एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो चीज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक्टिंग की बात कर लेते हैं, शाहरुख खान अपना जो फेस है वो तो अपने बेटे को दे सकता है ना, मतलब जेनेटिक सेम है, तो इसको बोलेंगे क्या, ऐसा गुण, ऐसा ट्रेड जो इनहेरिटेड है। लेकिन एक्टिंग स्किल्स जो हैं वो अपने बेटे को नहीं दे सकता, वो तो सीखनी पड़ेंगी। सिमिलरली यहाँ पे बिल गेट्स की बात करूँ, उनका जो फेस है, उनके पापा ने उसका फेस तो दे दिया, लेकिन जो कंप्यूटर का या कोडिंग का जो नॉलेज है वो तो खुद से एक्वायर करना पड़ा ना, और ये अपने बेटे को नहीं दे सकते। तो ऐसे ट्रेड जो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बॉडी की शेप, बॉडी के पार्ट, बॉडी के कलर, लेकिन जो नहीं किए जा सकते उनको बोलते हैं टैलेंट, या बोल दो कि स्किल्स। क्लियर। नेक्स्ट होता है इवोल्यूशन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने इवोल्यूशन के बारे में बताया। इवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है जिसमें नई स्पीसीज बन जाती है टाइम के साथ 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 साथ, मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों सालों में धीरे 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 क्या आती है, वेरिएशन आती है, और इसी वेरिएशन का प्लस 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 होते होते इवॉल्व हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर कोई आपसे बोले कि ये बता भाई, कोई एविडेंस बता कि इस दुनिया में इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसको बताने के लिए आपके पास सबसे पहली जो चीज़ हो सकती है वो हो सकती है होमोलॉजियस ऑर्गन्स। होमोलॉजियस ऑर्गन्स क्या होते हैं? देखो, अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं दुनिया में। बहुत तरीके के एनिमल्स होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके क्या होता है, ऑर्गन्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे हमारा हाथ, चीता का पैर, वेल के जो आप बोल सकते हो विंग्स होते हैं, बैट का जो पंख का जो स्ट्रक्चर है, जो आप बोल सकते हो ये बैट का हाथ का स्ट्रक्चर मान सकते हो इसको। इनका देखो बेसिक स्ट्रक्चर ना सेम है, लेकिन इनके रहने खाने पीने की वजह से, इनके काम करने की वजह से, इनके अलग अलग तरीके से यूज़ करने की वजह से इनका काम अलग अलग हो गया। क्लियर। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका शेप तो सेम हो लेकिन काम अलग अलग आते हो उनको होमोलॉजियस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये प्रूव करता है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व का मतलब पहले जो हाथ हमें चलने के लिए काम आता था, अब वो हमें खाने के लिए काम आता है। क्लियर होने बात? बंदर थे तो हाथ से भी तो चलते हैं ना, लेकिन अभी धीरे धीरे स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, लेकिन काम करना डिफरेंट हो गया। तो इससे पता चलता है कि हम पहले बंदर थे, इवॉल्व होते गए। तो ये हमें एविडेंस देता है इवोल्यूशन का। दूसरा इवोल्यूशन का एविडेंस होता है एनालॉजियस ऑर्गन्स। इनका जस्ट उल्टा होता है कि इनका डिफरेंट क्या होता है, शेप होता है, लेकिन काम सेम करते हैं। जैसे इंसेक्ट के अंदर विंग्स, इनका जो डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होने के बाद भी सिमिलर फंक्शंस होते हैं। विंग्स से उड़ता है, चमगादड़ भी उड़ती है, लेकिन विंग्स का स्ट्रक्चर अलग होता है और इनका बिल्कुल अलग होता है, फिर भी ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो एनालॉजियस ऑर्गन और होमोलॉजियस, होमो मतलब एक जैसा, स्ट्रक्चर एक जैसा, काम अलग अलग। एनालॉजियस मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग, काम सेम करना। तो ये चीज़ हमें एविडेंस देती है। तीसरी कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ी एविडेंस होती है? फॉसिल्स। तो हम पुराने टाइम की फॉसिल्स को खोद के निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पुराने टाइम पे या डायनासोर्स हुआ करते थे, मान लेते हैं डायनासोर्स हुआ करते थे, जो कि कुछ पार्ट हमारे जैसे ही थे। तो उनसे ही हम इवॉल्व होते हुए हम बने हैं। जैसे जैसे हमें एडप्शन होती गई वैसे वैसे हम इवॉल्व होते गए। तो ये एविडेंसेस होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं। अब डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट आए, इनकी थ्योरी फिट बैठती है आज के टाइम पे। इन्होंने कुछ थ्योरी दी, थ्योरी के 5-6 बातें हैं आपको ध्यान से याद रखनी है। कौन सी? पहली बात, ये एग्जाम में आते सीधी कि व्हाट आर द डार्विन्स थ्योरी। आपको यहाँ पे डार्विन थ्योरी की पहली बात ध्यान रखनी है। एक पॉपुलेशन के अंदर, विद इन अ पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन। मतलब इसका मतलब क्या है वेरिएशन? मतलब अगर मान लो किसी भी जगह एक जैसे इंसान हो, किसी में कोई वेरिएशन ही ना हो, तो कितना अजीब नहीं लगेगा? आप जाओगे तो ठंड में रहने वाला जो ह्यूमन बीइंग होता है वो अलग दिखेगा, अलग तरीके से बिहेव करेगा। जो साउथ अफ्रीका में रहता है वो अलग तरीके का उसका बॉडी का शेप होगा। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर एक नेचुरल वेरिएशन प्रेजेंट होता है। सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। मतलब क्या है कि जो गर्मी में रहने वाला इंसान होता है वो गर्मी में आराम से रह सकता है,
लेकिन अगर कोई इंसान जो ठंडे इलाके से गर्मी में रहने आएगा उसके लिए बहुत हार्डशिप्स होंगी। तो ये पहली बात उन्होंने बोली। दूसरी बात क्या बोली? दूसरी बात उन्होंने बोली, इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे अपने, द पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट, कि सारे के सारे स्पीसीज अपने बच्चे पैदा करेंगी, लेकिन इस नेचर को सही से चलाने के लिए जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होगा ना वो हमेशा बैलेंस कर देगा अपने आप। नेचर क्या कर देगा? उस नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखेगा, चाहे आप कितना भी पैदा कर लो। नंबर ऑफ फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। ये इन्होंने बात बोली थी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप क्लियर। इसके बाद क्या बोलते हैं? तीसरी बात क्या बोलते हैं? ये तीसरी बात बोलते हैं, द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स। मतलब क्या होगा कि इन्होंने ये बोला कि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा अनफिट होगा, कमज़ोर होगा ना, वो उसको नेचर अपने आप ही मार देगी, उसको नेचर अपने आप ही ख़त्म कर देगी। तो फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा इस पॉपुलेशन के अंदर। द इंडिविजुअल्स हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन दीज वेरिएशंस देयर प्रोजेनी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब आपके अंदर कोई वेरिएशन आ गया, वो आपके बच्चे के अंदर आप भेज सकते हो, या आपके बच्चे के अंदर चला जाएगा अपने आप, और ज़्यादा इवॉल्व फॉर्म में चला जाएगा। ये चीज़ें उन्होंने बोली, कितनी अच्छी बातें बोली है ना। दीज वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग देन न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस। जितने भी आप भेजते जा रहे हो ना, जो आपकी वेरिएशन में भेजते जाओगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और नई स्पीसीज का जन्म होगा। ये डार्विन ने बोला। अगर मैं एक नई स्पीसीज जन्म होने का एक नया तरीका बताऊं तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन का मतलब होता है कि नई स्पीसीज बन जाना। क्यों? देखो, एक पॉपुलेशन है, वो यहाँ पे रहती थी आराम से, क्लाइमेट सेम था, लेकिन क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई, बीच में क्या आ गया? यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर्स आ गए। इधर ठंड ज़्यादा पड़ने लग गई और इधर गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई, इधर टेम्परेचर हो गया हॉट। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कई सौ साल के बाद में यहाँ पे जहाँ पे हॉट था वेदर, वहाँ पे उनकी स्किन कैसी हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। वो कैसे हो जाएंगे? ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो गर्मी में जी सके। धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक नई स्पीसीज बन जाएगी, और यहाँ की पॉपुलेशन एक सेपरेट स्पीसीज बन जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि स्पेसिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर नई स्पीसीज डेवलप होती है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर्स। आपको पता है कि जितने भी आपके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पहले पृथ्वी के, धरती के एक ही जगह पे थे, धीरे धीरे अलग अलग जगह चले गए। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो एनिमल्स के अंदर भी वेरिएशंस आ गए। जो एनिमल यहाँ पे मिलेगा वो एनिमल ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा, और वो जो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बेसिकली स्पीसीज के बनने के पीछे ज्योग्राफिकल बैरियर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ़ यू एंजॉयड दिस चैप्टर, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक का बटन को दबा दो, फोड़ दो, और सब्सक्राइब तो करना ही है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीबॉडी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।